हेलो विद्यार्थियों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो से काव्य रस के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं। हमने रस को परिभाषित करते हुए जाना था। काव्य के पठन, श्रवण अथवा दर्शन से हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। काव्य रस क्या है? इसके लिए भरत का जो रस सूत्र था, हमने उस रस सूत्र को देखा था। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति। इस आधार पर रस के जो अंग हैं जिनके माध्यम से रस की निष्पत्ति होती है, उनके रूप में हमने स्थायी भाव को जाना है। स्थायी भाव के बाद हमने विभाव पर चर्चा की थी, अनुभव पर चर्चा की थी और फिर हम अंतिम पड़ाव व्यभिचारी भाव पर आए थे। व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है। उनमें से कुछ भावों को हमने उदाहरण सहित समझा था। हर्ष, गर्व, उत्सुकता, चपलता, मद, उन्माद, व्रीड़ा, अभिहित, स्वप्न, निद्रा, विबोध। ये वो भाव हैं जिन पर हमने चर्चा की है। साथ ही हमने श्रम को भी देखा था। आज हम इससे अगला 13 नंबर का भाव आलस्य पर चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आलस्य किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने की इच्छा न होना, ये आलस्य कहलाता है। इसे हम रोज अपने जीवन में भी देखते हैं। हम आलस करते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा हम व्याख्या करें उसकी आवश्यकता नहीं है। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अंग रात जमुहात नहीं उठत बने पर भात। जमा रही है नायिका और उससे उठते नहीं बन रहा है। रात भर सोने के बाद सवेरे उठने में दिक्कत क्यों है? क्योंकि आलस्य आ रहे हैं। अगला भाव है व्याधि। व्याधि का अर्थ होता है रुग्णावस्था, विरह का दाह, ये व्याधि कहलाता है। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विरह न बोल आओ मुक्ताई, मरी मरी बोल जीव बरियाई। दवे विरह दारुण ये कापा, खोली न जाए विरह दुख झापा। इस तरह से इसके अंतर्गत व्याधि का वर्णन किया गया है, रुग्णावस्था का वर्णन किया गया है। काव्य में जब इस तरह का वर्णन होता है तो वहाँ पर व्याधि नामक संचारी भाव माना जाता है। अगला संचारी भाव है अपस्मार। अपस्मार का अर्थ होता है मिर्गी के रोग जैसी अवस्था हो जाना। जब ऐसी स्थिति काव्य में वर्णित हो तो वहाँ अपस्मार भाव माना जाता है। होत अचेत परी धरनी पटके कर फेन तजे मुखते। जैसे मिर्गी का कोई मरीज हो तो वो पृथ्वी पर गिर जाता है और मुख से उसके झाग निकलने लगते हैं। इसी तरह से जब काव्य के अंतर वर्णन है ये, तो ये अपस्मार के अंतर्गत आएगा। अगला भाव है ग्लानि। ग्लानि का अर्थ होता है शारीरिक अशक्ति महसूस करना, अर्थात शरीर में शक्ति महसूस न हो। इस तरह की स्थिति ग्लानि कहलाती है जब काव्य में उसका वर्णन होता है। पीली पड़ निर्बल कोमल कृष्ण, देह लता कुमलाई, विवसना लाज में लिपटी, सांसों में शून्य समाई। इस तरह से नायिका की शारीरिक अशक्ति का वर्णन इसमें किया जा रहा है। यहाँ पर ग्लानि संचारी भाव होगा। अगला भाव है जड़ता। हाथ, पैर और मुख आदि जो कार्य करने की हमारी इंद्रियां हैं का अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाना जब काव्य के अंतर वर्णित होता है तो वहाँ जड़ता भाव माना जाता है। जैसे कान को देखती देवता सी, वृषभान लली न हली न चली। इस तरह की स्थिति नायिका की यहाँ पर हो रही है तो यहाँ जो भाव होगा वह जड़ता का भाव होगा। हम और भी उदाहरण इसके देख सकते हैं। एक उदाहरण और इसका देखते हैं। जाई समीप राम छवि देखी, भई जनु कोरी चित्र अनरेखी। मोह पर हम आते हैं। मोह का अर्थ होता है आँख, कान आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह अपने कार्य को करने में जब असमर्थ हो जाए।
थोड़ा सा अंतर है। जड़ता में हाथ पैर मुख आदि की ये स्थिति थी और मोह में आँख कान आदि की ये स्थिति होती है। उदाहरण से हम इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। विरह महानल विकल हिये, पिय पिय गही बिखला, बिलखाई आए हूँ पिय के निकट, तिये पहचानती नाही। इस तरह का जब काव्य में वर्णन हो तो यहाँ पर मोह की स्थिति मानी जाएगी। हमने आज 6 संचारी भावों को देखा है। आलस्य, व्याधि, अपस्मार, ग्लानि, जड़ता और मोह को। शेष संचारी भावों को हम अपने अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन भी अवश्य बजा दीजिए।